अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड कनाडा की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ बैरिस्टर पीयूष गौर साहब मौजूद हैं। इनका तारफ़ ये है कि पीयूष गौर साहब बैरिस्टर हैं और ये CKM लॉ एक लीगल फर्म है जो कि कैलगरी कनाडा में मौजूद है। और अगर आप कहीं दुनिया में कहीं भी हैं और अगर कनाडा में आ चुके हैं तो मेरा आपसे मशवरा है कि CKM लॉ फर्म में आए और बैरिस्टर पीयूष गौर साहब से ज़रूर मिलें। वेलकम सर, वेलकम टू माई शो। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उर्दू वर्ल्ड कनाडा पर आकर। मैं काफ़ी अरसे से आपका ये चैनल देख रहा हूँ और मैंने देखा है आप काफ़ी बस कोशिश कर रहे हैं नामी बस। हस्तियों के साथ आपने इंटरव्यूज़ किए हैं। मुझे भी बहुत कुछ नई जीके मिली है अपनी नॉलेज करने के लिए। एंड मैं जो चीज़ें बहुत अच्छी देख रहा हूँ कि आप जिनको मिल रहे हैं वो एक गुड प्रोफेशनल्स हैं अपनी स्ट्रीम के अंदर। चाहे वो आई रिमेंबर आप मिस्टर हलान से मिले थे जो मिनिस्टर ऑफ शैडो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है। जी जी, ठीक है, वी लुक एट टू हिम। फिर आप वन ऑफ माय सीनियर लॉयर मिस्टर उस्मान महमूद से मिले। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप मिलते हैं, प्लस हमें भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। सर थैंक यू सो मच। तो हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं बैरिस्टर पीयूष गौर साहब से। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आवाम जो कि सोशल मीडिया के थ्रू जानती है, जानने की कोशिश करती है, सवालात करती है, तो मैं पोस्ट करता हूँ और मेरे पास बेपनाह सवालात आते हैं। तो हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं विजिटर वीज़ा से। पीयूष साहब, विजिटर वीज़ा को एक्सेस करने के लिए, लेने के लिए अगर आप YouTube पे जाएं, आप Facebook पे जाएं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लोग जो है वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं और वो लोग जिन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक, जो लोग ऑथराइज़ ही नहीं है। तो आप इस पे रोशनी डालें कि क्या लोग ऑथराइज़ हैं फेसबुक पे या टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे बैठ के इस किस्म की राय देना लोगों को? ये आपने एक बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया है जो हमें भी अपने फर्म के अंदर बहुत इंक्वायरीज मिलती हैं अबाउट विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा जनाब सिर्फ या तो जो लॉयर्स हैं या फिर जो ऑथोराइज्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं जिनको कनाडा ऑथोराइज करता है, ओनली दोज आर अलाउड टू फाइल अ विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन। टेक्निकली वो लोग का एक नंबर होता है और जब वो विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो आपसे एक यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म लेंगे, तभी वो आपके एक डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। अगर हमारे पास कोई फाइल आती है, हमारा पहला चीज़ होता है टू फाइल अ यूज़ ऑफ रेप, जिसके अंदर हमारा एक लॉ सोसाइटी ऑफ एल्बर्टा का नंबर होता है, तभी हम एक विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हम भी यूट्यूब देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, बट वो एक चीज़ विच इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, दैट इज़ नॉट लीगल। नाजरीन, इस डिस्कशन को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपके जो डायरेक्ट सवालात हैं वो पीयूष साहब से इनसे करते हैं हम। सर ये बताएं कि एप्रोप्रिएट वेज जो है विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशियन कम्युनिटी जो कि बहुत ज़्यादा विलिंग है और कनाडा मोस्ट वांटेड जो है कंट्री है, तो क्या सुजेस्ट करेंगे कि विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है? देखिए, विजिटर वीज़ा की ना कुछ क्राइटेरिया होता है। एक क्राइटेरिया जिसके हिसाब से जो कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आपको विजिटर वीज़ा दें या ना दें। उसमें आप नोटिस करेंगे जो मोस्टली रिफ्यूज़ल्स आती हैं, या तो वो आती हैं फाइनेंशियल ग्राउंड पे, या फिर आ जाती हैं स्ट्रॉन्ग टाइज टू द कंट्री, या ठीक आती है ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से। सो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी एक गुड विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फर्स्ट थिंग, अगर आप जैसे आपने बताया पाकिस्तान से या इंडिया से या कोई और साउथ एशियन कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये शो करना पड़ेगा दैट यू विल रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री। ये चीज़ सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट है। आप बताएं कि आप एग्जाम्पल अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बताएं कि मैं ये टैक्स पे कर रहा हूँ, अपनी टैक्स स्टेटमेंट लगाएं। अगर कोई आप जॉब में हैं तो अपने एम्प्लॉयर का लेटर लगवाएं, उनको बताएं कि दैट यू विल रिटर्न बैक ऑन दिस टाइम। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपने एजुकेशन का लेटर लगाएं कि आपका कोर्स कब तक चल रहा है। तो मतलब यू हैव टू प्रूव दैट ऑफिसर कि आप का ये चीज़ आप वहाँ पे करते हैं, आपकी ट्राइज है जिसके लिए आप वापस जाएंगे। सेकंड चीज़ आती है फाइनेंशियल, बिकॉज आप एक कनाडा मुल्क में आ रहे हैं। अब हमारे मुल्कों में रुपये चलता है और कनाडा में डॉलर चलता है, जो फ़र्क है। तो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट को ये बताना है कि आप यहाँ पे आके कोई लायबिलिटी नहीं बनेंगे। इसका मतलब आपके पास आपके यहाँ रहने के लिए, बोर्डिंग लॉजिंग के लिए आपके पास फंड्स हैं। अगर आपको कोई
आपकी फैमिली मेम्बर स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस फैमिली मेम्बर की लेटर ऑफ इनविटेशन पे अंडरटेकिंग चाहिए कि वो आपकी अकोमोडेशन और फाइनेंशियल को पूरा करेंगे। बट हम फिर भी सजेस्ट करेंगे दैट यू योरसेल्फ शुड हैव एडिक्वेट फंड्स टू कम टू कनाडा। एंड थर्ड चीज़ आती है जी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अगर आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री गुड है कुछ गुड कंट्रीज़ में, अगर आप यूके में गए हैं, यूएस का वीज़ा है, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा है, इन मुल्कों को देयर गुड चांसेस कि आपको कनाडा का वीज़ा मिलेगा। आपको मैं गुड चांस इसलिए बता पा रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि फिर कैनेडियन गवर्नमेंट को लगता है कि आप उन मुल्कों में गए हो तो वापस अपनी जगह गए हो, तो दैट इज़ वाई। तो ये चीज़ें करके आपकी एक फ़ाइल बनती है। तो विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ये तीनों चीज़ें, आपको एक गुड फाइल की ज़रूरत है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पीयूष साहब ये है कि लोग सवाल करते हैं डन बेसिस पे। ये डन बेसिस क्या होता है कि डन बेसिस पे विजिटर वीज़ा जी क्या मिल सकता है, उसकी कितनी प्राइस है? कोई ऐसा सिस्टम है कनाडा में कि डन बेसिस पे वीज़ा यहाँ पे हो जाएगा किसी का? जनाब, डन बेस कुछ नहीं होता, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ये चीज़ें सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने हैं। हम 100% डन अपने वर्क का कर सकते हैं, एज एन हम वी विल गिव अ 100% बेस्ट फाइल प्रिपेयर करने के लिए, बट अल्टीमेटली हमारा जॉब है टू सबमिट द फाइल। इट इज़ ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर टू डिसाइड वेदर टू गिव अ वीज़ा या फिर हम उसको वीज़ा ना दें। हमारे हाथ में कुछ नहीं है ये, और ये हमारे हाथ छोड़िए, किसी भी जो भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑथराइज्ड है या फिर कोई भी लॉयर है जो करता है, नथिंग इज़ इन आवर हैंड। ये इमिग्रेशन ऑफिसर ही डिसाइड करता है कि दे या ना दे। दो वी डू बेस्ट कि हम अपनी अच्छी फाइल लगा सकते हैं, सिर्फ यही हमारे हाथ में। नाज़रीन, डिस्कशन हमारी बहुत दिलचस्प हो रही है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। पीयूष साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अगले सवाल करेंगे कि अगर विजिट वीज़ा कोई हासिल कर लेता है वो और कनाडा में वो लीगल स्टेटस हासिल करना चाहता है, तो हम पीयूष गौर के साथ ये सवाल रखेंगे। मेरे साथ रहिए। जी नाजरीन, वेलकम बैक। मेरे साथ पीयूष गौर साहब मौजूद हैं। पीयूष गौर साहब बैरिस्टर हैं और सीकेएम लॉ में ये एज लॉयर जो है प्रैक्टिस करते हैं, और इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीज़नशिप के ऊपर इनकी बहुत गहरी नज़र है। तो सवाल मेरा पीयूष गौर साहब से फिर वही होगा, हमारी डिस्कशन चल रही थी विजिटर वीज़ा के ऊपर। तो पीयूष गौर साहब, अगर विजिटर वीज़ा कोई पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया से हासिल कर लेता है और कनाडा तशरीफ़ ले आता है, लोगों का सवाल ये है कि क्या लीगल वेज़ हैं यहाँ पे काम करने के, यहाँ रहने के, PR और सिटीज़नशिप होने के? हाँ, ये सवाल मेरे पास बहुत बार आता है। तो इसलिए जो इस टाइम कैनेडियन सिस्टम है, अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है और वैलिड विजिटर वीज़ा है, आप उनको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट दैट विल बी लीगली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ LMIA। इट मीन्स आपके पास एक LMI अप्रूव्ड जॉब ऑफ़र होना चाहिए। अगर आपके पास LMI जॉब ऑफ़र है, आप उसको वीज़ा ऑफिसर के पास अपनी रिक्वेस्ट एक फाइल सबमिट कर सकते हैं, और फिर आपका जो विजिटर टेम्परी रेजिडेंट वीज़ा है वो आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये फिर इट इज़ ऑल ऑन द वीज़ा ऑफिसर। आपको वीज़ा ऑफिसर को ये बताना पड़ेगा कि जिस जॉब ऑफ़र आपको मिला है और जो आपका पीछे बैक होम आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैच करता है। इसका मतलब अगर आप एग्जाम्पल, अगर कोई कुक है, सोचिए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कुक है, उसका 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, और कैनेडियन मार्केट के अंदर कुक की जॉब अवेलेबिलिटी है, और उस एम्प्लॉयर ने पहले अपना पूरा एक मैकेनिज़्म सिस्टम करके जॉब ऑफ़र निकाला और आपको LMI अप्रूव देता है, फिर आपको शो करना पड़ेगा कि आप एक्चुअली बैकग्राउंड पाकिस्तान में कुक थे और आप कुक के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो। तो ऑल्सो आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखाने पड़ेंगे, जैसे अपना बैक होम आपको दिखाना पड़ेगा, अपना कोई पे स्लिप हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट में आप काम करते हो उसकी तरफ से लेटर, या कोई टैक्स, कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा ऑफिसर को कि आप वो जॉब प्रोफाइल करते थे। तो सब आपने LMIA का नाम लिया, थोड़ा सा नाज़रीन को ये बताएं कि LMI बेसिकली है क्या? LMI एक लेबर मार्केट अप्रूव्ड जॉब ऑफ़र है। इसका मतलब ये होता है जब कोई ऐसी जॉब है जिसमें जो करने के लिए कनेडियंस अवेलेबल नहीं हैं, कनेडियंस या परमानेंट रेजिडेंट। इट मीन्स अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल, मुझे एक कुक की ज़रूरत है, तो पहले मैं कनेडियन मार्केट में वो जॉब लेके आऊँगा। अब मेरा जो रेस्टोरेंट है वो एक
कोई जगह है कोकरेन, यहाँ पास में कैलगरी के दूर कोकरेन जगह है, वहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट है। अब मैं स्टाफ मांग रहा हूँ नाइट शिफ्ट के लिए, मुझे स्टाफ नहीं मिल रहा है, मेरा रेस्टोरेंट को बहुत लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बैठा नहीं रहूँगा। इसलिए फिर मैं गवर्नमेंट को बताऊँगा कि ये देखिए मैंने 2 जगह पे एड्स डाली थी, मैंने उसको इस टाइम तक रन किया है, मैंने इतने उसमें इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे हैं, पर जो मुझे पर्सन चाहिए मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे ये पर्सन मिल रहा है जो एक फॉरेन वर्कर है, इस मीन्स कि ये कनाडा के अंदर का एक सिटीज़न नहीं है, ये बाहर का है, मुझे ये पसंद आ रहा है। फिर मैं ये फाइल जाती है गवर्नमेंट को, फिर एक LMI अप्रूव्ड जॉब ऑफर आता है। तो सर कितना टाइम लगता है एक विजिटर वीज़े से LMI या वर्क परमिट कन्वर्ट होने में, कितना टाइम लगता है? देखिए, इसके लिए आपको प्रोसेसिंग टाइमिंग चेक करने पड़ेंगे, ये 10 टू चेंज है, वेबसाइट के ऊपर आता है। यूजुअली ये 3 से 4 महीने भी लग जाते थे, ठीक है, कोई 2 महीने में आया। इट इज़ अप टू द वीज़ा ऑफिसर, बट इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप CIC की वेबसाइट पे, जो कनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, उस पर प्लीज़ प्रोसेसिंग टाइम्स देखें, वो आपको एग्जैक्ट फिगर देंगे। अगला सवाल पीयूष साहब ये है कि अगर मुझे जो कस्टमर जो सवाल करते हैं, क्लाइंट जो सवाल करते हैं या व्यूअर जो सवाल करते हैं, वो ये है कि अगर एक बंदा कनाडा में इंटर हो चुका है, चाहे वो बॉर्डर से हुआ है, चाहे वो विजिटर वीज़े से लैंड किया है, बायर लैंड किया है, उसके लिए ऑप्शन है पनाह लेने का कनाडा में? जब आप रेफ्यूजी की बात करते हैं, रेफ्यूजी हो गए, असाइलम हो गए, जो लोग अपने कंट्री से पर्सिक्यूशन की वजह से वो कनाडा में आते हैं। आपने सुना होगा कनाडा इज़ अ रेफ्यूजी फ्रेंडली कंट्री, वी वेलकम रेफ्यूजीज़, यूक्रेन से आए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हैं, ठीक है, द लॉट ऑफ इश्यूज़ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि अब तो इश्यूज़ इंडिया में भी काफ़ी हैं। तो जो हमारी नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज बोलता है आप आएँ, आप या तो आप रेफ्यूजी क्लेम बॉर्डर पे कर सकते हैं CBSA के पास, या फिर अगर आप एंटर हो गए विद इन कनाडा थ्रू विजिटर वीज़ा या किसी के थ्रू, आप एक लॉयर हायर करें और अपना रेफ्यूजी इनटेक करें। जब हम रेफ्यूजी इनटेक करेंगे, हम आपसे एक बार जब आप कंसल्ट करेंगे, आप बताएंगे अपनी स्टोरी कि आपके साथ क्या हुआ, फिर हम वो स्टोरी गवर्नमेंट के तरफ रखेंगे, फिर गवर्नमेंट आपको रेफ्यूजी क्लेमेंट देगी एंड उसके बाद आपकी हियरिंग होएगी, या फिर ऐसा भी कई केसेस में होता है हियरिंग नहीं होती, बिकॉज जो चीज़ गवर्नमेंट को पर रिकॉग्नाइज्ड है कि ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल, कोई जो तालिबान का इशू है अफगानिस्तान में, यूक्रेन है, उस केसेस में विदाउट हियरिंग भी हो जाती है एंड आपको रिफ्यूजी केस देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कितना लेंथी होता है पीयूष साहब? असाइलम रेफ्यूजी क्लेम करने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलने तक ये कितना टाइम लगता है? जनाब, रेफ्यूजी आजकल बहुत फास्ट ट्रैक हो रखा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मैं आपको वेस्टर्न रीजन की बताऊंगा, जो आता है जिसके अंदर कैलगरी, अल्बर्टा आता है, सस्केचुअन आता है, वैंकूवर जो रीजन है, ये रीजन के अंदर अब सब कुछ ऑनलाइन बेस्ड है। पहले आपको फॉर्म्स भरने पड़ते थे, अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। वो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑनलाइन है, सेकंड पेपर है। पेपर तब करेंगे, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। उसके अंदर आप इनटेक करते हैं विद इन 7 to 10 बिजनेस डेज। यूजुअली आपको आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, आपको आपका इंटरिम हेल्थ मेडिकल आ जाता है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 15-20 दिन के बाद आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू से हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं वो आता है, एंड विद इन 2 महीने के अंदर आपका सेकंड इंटरव्यू आ जाता है, जिसके अंदर आपको ब्राउन ID मिल जाती है आपकी, एंड आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है। और 2 से 3 महीने के बाद आपकी फ़ाइल IRB को चली जाती है, जिसे कहते हैं इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ट्रिब्यूनल, जो आपका केस डिसाइड करेगी। एंड तो रफली जो आज का सिनेरियो है, हमने कुछ फाइल जनवरी में फाइल करी थी, उनकी हियरिंग जुलाई में हो गई है। सो 7 मंथ्स के अंदर हियरिंग आ रही है। तो अब वो परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे? यस, वो प्रोटेक्टेड पर्सन होंगे। ओके। 7 मंथ्स में आप केस जीत जाते हो तो आप प्रोटेक्टेड पर्सन हो जाते हो। उसके बाद आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल लगाते हो। वो परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल अप टू 12 मंथ्स लग रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन फाइल टू फाइल, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दे आर टेकिंग 12 मंथ्स और मोर। 12 महीने अपने दिमाग में रखें। ये तो बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है नाजरीन। यानी आप बता रहे हैं कि जो बंदा रेफ्यूजी क्लेम करता है और उसके बाद एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको प्रोटेक्टेड परसेंट का मिल जाता है, और वो PR अप्लाई कर सकता है, यानी वो नॉर्मल सिटीजनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है, ऐसे ही है? यस, वो पहले PR के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है, उसके बाद वो स्टे करेगा 3 years इन कनाडा,
और उसके बाद वो कैनेडियन सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं। तो उसको सारी फैसिलिटीज़ वो मिलती हैं जो आम कनाडा के सिटीज़न को मिलती है, जो किसी भी स्ट्रीम के थ्रू, इमिग्रेशन के थ्रू, पॉइंट सिस्टम के थ्रू आया होता है, तो वो इक्वली हो जाता है उसके? सब कुछ इक्वल हो जाता है। ही इज़ अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। जो एक परमानेंट रेजिडेंट को राइट है वो भी उसको राइट है। दो एक चीज़ है, ही कैन नॉट ट्रैवल बैक टू हिज होम कंट्री। मतलब बिल्कुल जा ही नहीं सकता वो अपने मुल्क? देखिए, आप एक परसिक्यूशन छोड़ के आए, आपको उस मुल्क में जान का खतरा है जी, तभी आप तभी राइट, इसीलिए आप ये PR करते हैं, इसलिए आप उस मुल्क में नहीं जा सकते। नहीं तो फिर अगर आप जाएंगे देन यू आर आंसरेबल टू द कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी। नाजरीन, एक और हमारा जो है टॉपिक अगली ब्रेक में होगा, वो बड़ा दिलचस्प होगा। मैं इनसे सवाल ये करूँगा कि अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट को लीगल होने के लिए कितना टाइम लगता है और उसको क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, वेलकम बैक। हम मौजूद हैं पीयूष गौर साहब के ऑफ़िस में। पीयूष गौर साहब बैरिस्टर हैं और ये CKM लॉ कैलगरी में एक बहुत ही मशहूर लीगल फर्म है, उसमें जो है वो लॉयर हैं। हम इनसे आज सवाल कर रहे हैं इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर के ऊपर। हमारे साउथ एशिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं जो कि कनाडा में अपनी तालीम मुकम्मल भी करते हैं और तालीम के दौरान भी वो चाहते हैं कि उनको कोई मसला मसाइल है तो वो कैसे जो है वो लीगली यहाँ पे रहना शुरू कर दें। तो पीयूष गौर साहब, अगर कोई स्टूडेंट आता है और अपनी उस टर्म स्टूडेंट की जो है वो पूरी नहीं करता, वो चाहे 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, तो क्या स्टूडेंट भी एलिजिबल होता है कि वो यहाँ पे लीगली अपनी रिहाइश इख्तियार कर सके? कोई तरीका है? देखिए, तरीका यही है कि अपनी स्टडी पूरी करे और जो नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं जिस हिसाब से उसमें वो PR ले। बिकॉज टेक्निकली आपका जो वीज़ा, आप स्टडी वीज़ा पे आए हैं तो कनाडा गवर्नमेंट यही चाहेगा कि अपनी स्टडी पूरी करें। तो बिकॉज अदरवाइज़ आपको जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें अगर आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस होता है कुछ सिस्टम में, आप उस स्ट्रीम लाइन के थ्रू जा सकते हैं। Okay. या फिर आपका आप क्वालिफाई कर जाते हो एक्सप्रेस एंट्री के लिए, वही कोई लीगल मैकेनिज्म तो वही है। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए कोई स्ट्रीम नहीं है कि अगर वो स्टूडेंट कोई रेफ्यूजी क्लेम करना चाहता है, असाइलम क्लेम करना चाहता है, अगर वो समझता है कि उसको उसके बैक होम कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी क्या असाइलम क्लेम कर सकता है? देखिए, वो केस टू केस डिटरमाइन करेगा, वो एज ए जनरलाइज नहीं हो सकता। एक अगर कोई ऐसा मसला मसाइल है वो लेके आएंगे एंड देन वी हैव टू जज वेदर वो एक क्लेमेंट है कि नहीं है, एंड देन वो हम गवर्नमेंट के पास डालते हैं। तो उसके लिए इट विल डिपेंड केस टू केस, ऐसे जनरलाइज्ड एक लीगल वे नहीं है वो। जी। अच्छा पीयूष साहब, मैंने ये पिछले कुछ दिनों में ये नोट किया है कि यहाँ पे लोगों की PR हो जाती है, लेकिन PR होने के बाद उनकी फैमिली जो है वो साल नहीं आ पाती। जैसे हम स्पाउसल स्पॉन्सरशिप कहें, जिन लोगों की शादियाँ हुई हैं पाकिस्तान इंडिया में, उनकी वाइफ और उनके बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते। और कैनेडियन सिस्टम को मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि 2.4 मिलियन के बैकलॉग्स हैं। ये सिस्टम किस तरफ जा रहा है? क्यों वो लोग इतना वेट कर रहे हैं कि उनकी फैमिली नहीं आ पाती? देखिए, ये जो बैकलॉग है, आपको पता है कि ये पेंडेमिक ने बहुत एक सब कुछ बैकलॉग कर दिया। आपको पता है विजिटर वीज़ा की फाइल लंबी चली गई थी। सेम स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है। दो जो कैनेडियन गवर्नमेंट है इन्होंने बोला है फैमिली यूनिफिकेशन। फैमिली यूनिफिकेशन के अंदर वो चाह रहे हैं कि जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो टाइम पे आ जाएं एंड थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, बट अब इतना बैकलॉग हो चुका है जिसकी वजह से ये डिलेज हो रहे हैं। एंड आपकी तरह हम भी ट्यून्ड रहते हैं। कोई कैनेडियन मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन जब कोई कहते हैं कि दैट वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड हम होप कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेसिंग टाइम्स का डिले है थोड़ा कम हो जाएगा। बट जो अभी रिसेंटली वो 12 मंथ्स था प्रोसेसिंग टाइम्स, बट इसके लिए भी प्रोसेसिंग टाइम्स आपको प्लीज़ कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट देखें, वो आपको एक एग्जैक्टली फिगर मिलेगा। जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो एक इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोला दैट दे आर वर्किंग ऑन फैमिली यूनिफिकेशन एंड होपफुली इन द कमिंग फ्यूचर हम ज़रूर देखेंगे कि फैमिलीज जल्दी रीयूनाइट हों अपने स्पाउसेस के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक बंदा मुझसे सवाल कर रहा था कि मैंने कुछ दिन पहले देखा कि जी मेरी जो है वो शादी होने वाली है और मैं शादी जो है क्या इंटरनेट के थ्रू कर सकता हूँ, क्या वर्चुअली शादी कर सकता हूँ? क्या कैनेडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है?
देखिए, जो वर्चुअल शादी है ना, वो कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। आप उसके लिए भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके, उन्होंने क्लियर वर्जन है कि वर्चुअल शादी अलाउड नहीं है। अच्छा पीयूष साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ दोस्तों ने ये सवाल किए हैं कि वो यूएस में रहे हैं 3 साल 5 साल और उन्होंने वहाँ पे रेफ्यूजी क्लेम किया और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान चले गए या उनका रेफ्यूजी वहाँ पे रिजेक्ट हो गया, तो क्या कनाडा अलाउ करता है ऐसे लोगों को कि वो यहाँ पे आके दोबारा रेफ्यूजी क्लेम कर सकें? देखिए, इस केस के अंदर जो आपको रेफ्यूजी क्लेम इमिग्रेशन बोर्ड के थ्रू नहीं, बट आपको प्रा मिल जाता है केस टू केस। तो प्रा क्या होता है? प्रा इज़ प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट। बेसिकली जो आपकी प्रा हियरिंग होती है वो CBSA, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी, कंडक्ट करती है। उसमें आपको बताते हैं कि आपको क्या रिस्क है कि पाकिस्तान जाने में या फिर कोई आपका जो मुल्क है उसको जाने के अंदर। तो बिकॉज़ आप एक इनका एग्रीमेंट है, उसे कहते हैं थर्ड कंट्री सेफ एग्रीमेंट। उसके वजह से अगर आप किसी और थर्ड कंट्री के अंदर आप क्लेम कर चुके हो तो इस कंट्री में आके आपको क्लेम आप नहीं कर सकते और आपको प्रा मिलता है। और बट स्टिल मैं आपको इसलिए बोलना चाहूँगा कि ये केस टू केस डिपेंड करेगा हर प्रोफाइल के हिसाब से, पर यूजुअली आपको प्रा मिलता है और आपकी CBSA की तरफ से हियरिंग होती है। तो कितने % चांसेस होते हैं कि प्रा की जो हियरिंग होती है CBSA और इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में जो होती है उसमें फ़र्क क्या होता है? कितना मुश्किल है उनको फेस करना और इनको फेस करना? देखिए, ये सब आपका केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्या केस है और आपने कैसे प्रेजेंट किया है, और जो आप कह रहे हैं दलीलें दे रहे हैं वो कितनी सच्चाई है, आप क्या एविडेंस लगा रहे हैं। एवरी केस डिपेंड ऑन हाउ वेल यू प्रोड्यूस। एंड सेकेंडली, जो चाहे CBSA ऑफिसर है चाहे बोर्ड है, जो भी है, दे आर लर्नड जजेस, तो वो आपकी फ़ाइल और आपका एविडेंस देखते हैं एंड तब वो डिसीजन लेते हैं। तो कोई ऐसा परसेंटेज नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। और अगर प्रा रिफ्यूज़ हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, तो उस बंदे को जो है डिपोर्ट कर दिया जाता है? अगर आपका प्रा रिफ्यूज़ हो जाए तो आपके पास एक रेमेडी होती है कि आप फेडरल कोर्ट जा सकते हो एंड आप बता सकते हो कि जो आप दे रहे कि वाई आपने ऐसे क्या दिया था जो कोई प्रा में कंसिडर नहीं हो, या जो भी रीजंस हैं, एंड आप फेडरल कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हो एंड फेडरल कोर्ट तक आप फिर फेडरल कोर्ट में अपील कर सकते हो। अच्छा, अब डिस्कशन हमारी चल रही है रेफ्यूजी के ऊपर कि अगर जो रेफ्यूजी क्लेम करता है, बिलफर्ज किसी का रेफ्यूजी फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, जैसे अभी आपने प्रा की बात की कि वो फेडरल कोर्ट में चला जाता है, तो क्या उस रेफ्यूजी क्लेम करने वाले को भी ऑप्शंस होती हैं कि वो अगली किसी स्टेज पे जाके उसको इंसाफ मिल जाए या वो उसको रेमेडी मिल जाए? हाँ जी, अगर आपका रेफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो आप रेफ्यूजी अपील डिवीज़न में जा सकते हो। वो एक एपीलेट बॉडी होती है। तो रेफ्यूजी अपील के अंदर आप बता सकते हो कि आपने क्लेम में ये एविडेंस दिया था जो कंसिडर नहीं किया, जो भी रीजंस हैं जो आपके अपील के ग्राउंड्स होते हैं, एंड तो आप रेफ्यूजी अपील डिवीज़न में जा सकते हो। सेकंड बॉडी वो बनती है एपीलेट की। तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है कि अगर फर्स्ट आपकी जो हीयरिंग है वो 4 से 5 महीने में, आगे जैसे कि आपने बताया कि वो काफ़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं, तो कितना टाइम लग जाता है उसको अगली कोर्ट्स में इंसाफ मिलने तक? देखिए, अगर आपका कोई क्लेम रिफ्यूज़ हो जाता है तब आपको विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप अपील डिवीज़न में डालें, एंड अपील डिवीज़न के अंदर आपकी केस जमा हो जाता है सारी चीज़ें, एंड वो फिर आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम है इज़ अप टू क्लोज टू 1 ईयर लग रहा है उसके अंदर अपील का आने के लिए। तो एज सच इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस और जजेस टू जजेस। फिर सब ये बताइए कि जो यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे कि हमने जिक्र किया कि वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं या वो लैंड करते हैं, क्या उनको काम करने का हक होता है? यहाँ पे राइट्स होते हैं कि वो रेफ्यूजी क्लेम करके काम कर सके और अपनी रोज़गार, अपनी फैमिली को जो है वो पाल सके? जब तक जनाब आपके पास वैलिड वर्क परमिट है आप काम कर सकेंगे। आप जैसे रेफ्यूजी क्लेम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जब आपकी ब्राउन आईडी मिलती है आपको वर्क परमिट इशू होगा, आपके मेल में आएगा। आप वर्क परमिट जैसे ही आता है यू कैन लीगली वर्क एंड डू वॉट एवर यू वांट। सो यू शुड हैव अ वैलिड वर्क परमिट टू वर्क इन कनाडा। और अगर रेफ्यूजी जिसका आप बता रहे हैं कि केस उसका अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसके बाद क्या उसको बिज़नेस करने की इजाज़त होती है? क्या वो यहाँ पे मकान ले सकता है अपनी फैमिली के लिए, या ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे? हाँ जी, वो अपना जैसे कि अपना जब तक उसकी PR नहीं आती है वो अपनी चीज़ें इन्वेस्ट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपको बैंक मॉर्गेज दे रहा नहीं, वो टेक्निकली बैंक्स के ऊपर है, ठीक है। तो वो लीगली प्रोटेक्टेड पर्सन कर सकता है, बिज़नेस भी कर सकता है। बिजनेस भी कर सकता है।
नाजरीन, आपने पीयूष गौर साहब की बहुत दिलचस्प गुफ्तगू सुनी इमिग्रेशन और रेफ्यूजी और सिटीज़नशिप के ऊपर कि आपको अगर कनाडा में किसी तरीके से इंटर हो जाते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप विज़िटर हैं, चाहे आप बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी कनाडा के शहर में आ गए हैं और आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और अगर आप कैलगरी में हैं तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि पीयूष गौर साहब के पास आएँ। बहुत ही कम्पिटेंट वकील हैं और इनकी जो है इस स्पेशली जो है रेफ्यूजी क्लेमेंट केस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि दर्जनों केस जो है इनके कामयाब हो चुके हैं और वो लोग बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारी इस इमिग्रेशन के ऊपर मैटर्स के ऊपर जो है डिस्कशन जारी रहेगी। पीयूष साहब को मैं मज़ीद ज़हमत दूंगा, अगले कुछ दिनों में नए कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए और उर्दू वर्ल्ड कनाडा को देखते रहिए।